प्रकृति और पार्वती के बिना कुछ नहीं चल सकता इस संसार में। मनुष्य ने अपनी मनुष्यता छोड़ दी। आप इस फार्म के या इस जमीन के ओनर नहीं हैं, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ गार्जियन हैं या आप सिर्फ रखवालदार हैं। हम गृहस्थ जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक साथ साथ चले और हर जीवन के उतार चढ़ाव, हर समस्याओं को साथ में झेला है, संघर्ष किया है और उस पर जीत हासिल की है। महिलाओं को किन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो महिलाएं रस को अनुभूति कर सकती हैं और रसों को समझ सकती हैं, जिनको नाट्य से थोड़ा सा ताल्लुकात हैं, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यू अडॉर्न श्रृंगार रसा, because Shringar Rasa is the mother of all rasas and श्रृंगार रस में भी बहुत सारे रस जुड़े हुए हैं। उसमें कंपैशन है, उसमें फियर है, उसमें यंगर है, उसमें जेलसी है। तो आप याद करें कृष्ण और राधा का श्रृंगार के बारे में, तो आपको इन सारे रसों का अनुभूति होती है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप जब श्रृंगार की बात करते हैं तो आप प्रकृति और पार्वती का भी बात करना बहुत प्रासंगिक होता है, क्योंकि सभी महिलाओं के अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वो पार्वती का है, और जो प्रकृति में जो श्रृंगार भर पड़ा है उसको देखने के लिए भी एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, एक आँख उस तरह का चाहिए होता है। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे वो पेड़ हो, फूल हो, नदियाँ हो, स्ट्रीम्स हो, पानी हो, सभी में एक रस है, सभी में एक श्रृंगार है, और प्रकृति और पार्वती के बिना कुछ नहीं चल सकता इस संसार में। तो मैं चाहूँगी आप सभी प्रकृति और पार्वती स्वरूप महिलाएं श्रृंगार को रेस्पेक्ट करें और ये पूरा साल उस भाव में, उस रस में रहें। थैंक यू। अगर हम अपने कुल आपका कुल क्या है, आपका गोत्र क्या है से पूछते हैं लोग, तो अगर गोत्र से अगर हम फ्लो करते हैं लोग, तो फिर ये जाति व्यवस्था कहाँ आ गई, ये कुरीतियाँ। बिकॉज अब आप भारद्वाज, कश्यप ऐसे करके 5-6 सप्त ऋषि से गोत्र से आप निकले, तो फिर जाति एक ही बाप के बच्चे का अलग अलग जाति कैसे बन गई? इसका आप लोग ने, संतों ने विरोध क्यों नहीं किया या समझाया क्यों नहीं समाज को? पता तो नहीं हूँ। साधु संतों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह छोड़ दिया, उधर स्त्री ने भी छोड़ दिया, तो हमारी सामाजिक ताना बाना सब खत्म हो गया जी। लोग आध्यात्म से दूर होके सिर्फ धार्मिक बच गए, मूर्ति पूजा तक सीमित रह गए। जब घंटान बजाने से अगर शिव मिल गए नहीं तो मिलेंगे, बिल्कुल। वो तो क्या कल्प तक मेरा एक बात है कि भगवान लोग जो इतने कल्प तक सोते हैं, मैंने अध्यात्म में चले जाते हैं, शिव एक कल्प, एक हम इंसान, अदन इंसान 100 साल में नहीं जी पाएंगे, तो बाय द टाइम वो आँख खोले दोबारा कितना कल्प गुजर गया, तो फिर भगवान की पूजा करनी। मूर्ति तब तक जरूरी है जी, जब तक हम स्वयं को साध नहीं लेते। जहाँ हमने स्वयं को साध लिया, हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। जी, तो जरिया है मूर्ति, बिल्कुल, मूर्ति नहीं है। बिल्कुल। अब पहले मूर्ति पूजा होती भी नहीं थी, बहुत पहले। ये तो धीरे धीरे सब समाज में आया है। ये बाद में, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे मंदिरों में भगवान के पास ही बैठ के सब राक्षस बैठे, राक्षस ही बैठे, देव स्थान पर राक्षस बैठे। ईश्वर के नाम पे जितना व्यापार, जितना गोरख धंधा, जितना वो रखा है, तो अगर मूर्ति हमें मुक्ति दे सकती तो ये डरते नहीं बैठ के। बिल्कुल, नहीं वो तो है। तो ये सब मूर्ति इनके बिजनेस करने का माध्यम है, इनके व्यापारिक धंधा बनाने का वो है। आप देखो जैसे शिवलिंग है स्वयंभू जी, 12 शिवलिंग स्वयं जी, शक्तिपीठ, मैं इनके लिए मैं एग्री, लेकिन जो दूसरे
और दूसरे जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर हैं जगह जगह, वो इसलिए बनाए गए कि आप इस मूर्ति के जरिए वहां तक पहुंचने तक का मार्ग प्रशस्त करो। लेकिन इन चंद लोगों ने जो स्वयं को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के वंशज हैं, वो इन लोगों को मूर्तियों से ऊपर ही नहीं उठने देते। बिल्कुल, जैसे जितने गुरु मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल ये ईश्वर से दूर कर दिए, हाँ स्वयं की पूजा करा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही इन्होंने किया। इसीलिए साधु संतों को अपना कर्तव्य दोबारा से निर्वाह करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें उन्हें हाथ पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं बार बार हर मंच से कह रही हूँ कि साधुओं को कि भाई या तो विरक्त हो जाओ, जंगलों में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, हाँ है ना, लेकिन अगर समाज के बीच में रह रहे हो, उनसे ले रहे हो, तो फिर वापस देना पड़ेगा। हाँ तब तक तो आपकी मुक्ति भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए साधु संतों को कहे निकलो, प्रवास करो, लोगों को सिखाओ क्या सही है क्या गलत है। अगर 7 ऋषि की संतान है तो इस दुनिया में सिर्फ 7 ही गोत्र होने चाहिए। बिल्कुल 100%। कितना बांट दिए लोगों ने, बांट दिया। वो होता है कि अहम ब्रह्म, मैं ऊपर हूँ, भेदभाव जी मैंने फिर वही कहा ना कि अपने ये मनुष्य प्रकृति नेचर, ये तभी तो संसार है ना, जी बिल्कुल। कि मैं आपसे ऊपर हूँ। ये परिवार में भी शुरू होता है, बहन भाइयों में भी शुरू होता है। और भेदभाव कहाँ नहीं होता, ऊपर नीचे। पहाड़ और प्लेन वाले भी आपस में करते ना, मैं तो पहाड़ी हूँ, प्लेन वालों की नहीं चलेगी यहाँ। वहाँ चले जाएंगे साउथ में तो वो कहेंगे अरे उत्तर भारतीयों की नहीं चलने देंगे। डोमिनेंट ये मनुष्य प्रकृति है। जी तो वो धीरे 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 अपना टैग बनाते चले गए। टैग है और टैग जो है इस कदर हम लोग उस टैग के चक्कर में फंस गए हैं कि हमने अपना इंसानियत, मनुष्य ने अपनी मनुष्यता छोड़ दी। मैं टैग के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। अब लोगों को जाति पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, और जो जाति को देखे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। तुम कहाँ से? हाँ, लग तो नहीं रहा कि होगा। जिस तरह से दोबारा उत्तर प्रदेश के चुनाव ने फिर से वो पेंडोरा बॉक्स खोला है। अभी बिहार का जो इलेक्शन, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं थोड़ा गांव में ट्रैवल किया, बहुत पोलराइजेशन चल रहा है। आप उसको कैसे जोड़िएगा आप लोग, धर्म गुरु लोग, वो एक आपके लिए हमेशा चैलेंज का मुद्दा है। लेकिन लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। जैसे मुझे मैंने एक पुस्तक लिखा है द लेजेंड ऑफ महादेव एंड श्री कृष्ण, क्योंकि संप्रदाय में इतना बटा हुआ था। कभी इस्कॉन अपने तरफ से देख रहा है, वैष्णव अपने तरफ देख रहे हैं, शाक्त अपने तरफ देख रहे हैं। कुछ वैष्णव लोग ऐसे बोलते हैं कि शाक्त जो है वो तो हिंदू है ही नहीं, वो ये कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुखी होता हूँ मैं। तो फिर मैंने एक बुक लिखा जो सभी को जोड़ने का था। मैं पुरी के शंकराचार्य जी, वो दरभंगा से कनेक्टेड हैं, तो उनके आश्रम में ब्लेसिंग के लिए गया था। बट मुझे बुजुर्ग हैं निश्चलानंद जी, तो बट इन लोग को निकलना पड़ेगा अपने मठ से, गांव में कुछ दिन का कैंप लगाना पड़ेगा। वो मिसिंग है बहुत। तो समाज का आप हाथ नहीं हो। ये भी ब्राह्मण बन के बैठ गए। एग्जैक्टली। असल में साधु किसी वर्ण में नहीं आता है, तभी तो वो साधु है। बड़े लोग अपने को वर्ण में मान लेते हैं। हाँ, कि हम तो के शंकराचार्य ब्राह्मण ही, हम तो ब्राह्मण ही हैं। टैगलाइन है। मोदी जी कैसे करेंगे? अब चार जो ये मठ बनाए, 4 पीठ की स्थापना की, शंकराचार्य का उद्देश्य क्या था? कि सबको देश जोड़ना में था। होना, बिल्कुल, सबका। साउथ के पंडित उत्तर में रहेंगे, इधर के पंडित उधर रहेंगे, क्षेत्रवाद में नहीं बटे, इसलिए। और 4 मठों की स्थापना की कि उस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति में मतलब जो उसे बनाए रखना, उसे मजबूत करना, ये उस मठ का काम है। तो 4 मठ बांट दिए, स्थान बांट दिए। तो आज ये जो समस्याएं हैं सामाजिक रूप से, लोग मूर्ति पूजा में इतने फंसे हुए, कर्मकांडी बोलते हैं उनको। हाँ, तो इसका मतलब शंकराचार्यों ने, 4 पीठों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया ही नहीं। मानने को तैयार नहीं है लोग। इन्हें तो प्रचारक की भांति काम करना चाहिए था ना। शंकराचार्य जी की आदि गुरु शंकराचार्य जी उनका विजन लेके इन्हें उनके
दूत के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए था, लेकिन ये अपने पैर पुजवाते रहे। पैर ही तो पुजवाए सबने कि भैया हमारे पैर पुज लो, शंकराचार्य पदवी सबसे ऊपर है, यही कहलवाते रहे। अरे जब मन में आप लोगों के मन में आपके लिए सम्मान नहीं होगा तो पद पे बैठ के फायदा क्या है। और सबसे बड़ी बात है, आप आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं, आपको आचार व्यवहार और उन मतलब आपको तो पागलों की तरह घूमना चाहिए था कि उनकी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाए। वो तो कुछ आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है। शंकराचार्य बेचारे पूरा देश को एक करने के लिए उन्होंने कितना काम किया 84 उम्र में। साधु संतों को निकलने की आवश्यकता जी। और अच्छे जो साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि जिन्हें लोगों से कुछ चाहिए, जो देखें आप 500 का नोट रख रहे हैं या नहीं रख रहे, वो तो गुरु ही नहीं है ना। वो तो मैंने खुद जो संसार में लिखते हैं वो आपको संसार से पार कैसे लगवाएगा। बिल्कुल। तो उसे तो नकार देना चाहिए ना आपने। ये तो स्वयं पे है, डिपेंड ऑन यू। आपके अंदर भी वही देवत्व है जो दूसरों के अंदर है जी। डिसीजन लेने की क्षमता आप में भी वही है जो उसमें दूसरों में है, लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचाने तो सही। अच्छा, लास्ट में एक बताइए, ये महिला दिवस कल आ रहा है, हम तो खैर देवी को माता मानते हैं, बहन मानते हैं, पत्नी मानते हैं, हर तरह हर रूप में। हाँ, तो हर रूप में उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो महिला दिवस पे भारत में जहाँ देवी को हर महिलाओं को हर तरह से मानते हैं और क्राइम भी है इक्वली, मैंने बड़ा विरोधाभास है समझना ही। मैंने एक बाहर से कोई देख रहा है विदेश से तो उनको बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। हम उनको समझा, जैसे हम लोग को बहुत फेस करना पड़ता है कि तुम लोग बहुत फीमेल के अगेंस्ट तुम्हारा लॉज है, राइट। हम उनको समझा ही नहीं पाते कि हम क्या सोचते हैं। आप एज अ आध्यात्मिक पर्सन इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगी? जो ऐसा बोलते हैं ना बाहर के लोग जी, उन्होंने अपनी फीमेल्स पे कितने अत्याचार करे वो गिरेबान में झांक के देखे। करोड़ों लाखों औरतें चुड़ैल बता के, विच बता के पेड़ों पे टांग दी, जला दी। और क्या तलवार के बल पे वो क्या कहने निकली थी पूरी सेना? क्या ज्ञान देने निकली थी कि सबको क्षमा करो, यही तो कहने निकली थी जी। तो भाई उनसे बड़ा ढोंगी तो कोई है नहीं। हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति सर्वोपरि और अब ये ऋषि मुनियों की परंपरा है जी, जिसे हमने बाद में सनातन और बाद में हिंदू का नाम दिया जी, ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। हम ऋषि मुनियों की संतान कहा जाता है ना सबको जी, और ऋषि मुनियों की परंपरा में बिना किसी भेदभाव के सब समान रूप से प्रेम करने और सेवा योग्य है जी, क्योंकि ईश्वर ने हमें समान बनाया जी। और साधु ईश्वर का मैसेंजर है, करेक्ट। हाँ, तो वो भेदभाव नहीं करेगा। जहाँ तक स्त्री की बात है, शिव जो है शक्ति के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। और पुरुष साइंटिफिकली भी पुरुष शरीर संपूर्ण नहीं है, बिल्कुल। स्त्री शरीर संपूर्ण है। ले लीजिए जी। स्त्रियों का सम्मान पहले बहुत हुआ करता था, फिर कुरीति बनती चली। ये तो टेंडेंसी है लोगों की, एक दूसरे को नीचा दिखाना, डोमिनेट करना। अमीर गरीब को करता है ना। और हर तरीके से कुछ ना कुछ ऊंच नीच भेदभाव है। तो पुरुष ने भी महिला के साथ किया कि मैं सत्ताधारी रहूंगा। धीरे धीरे ये इतना ज्यादा हो गया कि कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है भारत में। लेकिन आज भी पॉजिटिव बात यह है कि महिलाएं फीमेल की उसी प्रकार से सम्मान है, हृदय से सम्मान है। कुछ लोग जो पूरा समाज को बर्बाद किए हुए हैं, तो अब तो मीडिया और ये जो इस तरह की आपने कुंभ की बात की, मीडिया वहाँ पे मीडिया के लोग भी वहाँ पे आध्यात्म तलाश ही नहीं रहे थे। वो तलाश कर रहे थे कुछ सुपर नेचुरल मिल जाए, कुछ मिल जाए, चमत्कार मिल जाए। और वो एक मोनालिसा ढूंढ निकाली उन्होंने। तो कुंभ में वो बेसिकली ढूंढने कुछ और गए थे, इसीलिए जो ढूंढने निकलता है उससे वही मिलता है। स्त्रियां हमारे देश में आज भी सम्माननीय है, हृदय से हम, लेकिन कुछ लोग उसे नकार देते हैं। और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ स्त्रियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह छोड़ दिया है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे? हाँ,
पहला जो गुरु होता है वो स्त्री है। स्त्री सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बीज अंकुरित जहाँ से होगा। लेकिन तो हमारे जब स्त्री बताएगी कि भाई ये चीज गलत है, आज किसी का बच्चा रेप करके आ जाए तो माएँ और उनकी बहनें थाने में बैठी होती है, जी गलती हो गई माफ कर दो। ट्रू। पहले की माताएं इतनी वो होती थी कठोर कि किसी की स्त्री की अगर आग में उठा के देख ली तो गर्दन साफ कर देती थी। तो स्त्री सिखाती थी। तो अब जो प्रथम गुरु है वो स्वयं में कमजोर है, वो उसे खुद संस्कार नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो 10 बजे से पहले तो उठती नहीं, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो स्त्री को पहले अपने आप को स्वयं को दोबारा से प्राप्त करना होगा भारत के अंदर। उसके भारतीय स्त्रियों में या संपूर्ण स्त्री जाति में बहुत बड़ी पावर है, उस पावर को अवेकन करना, एनलाइटमेंट होनी चाहिए उसकी। जैसे शूद्र जाति की बात करूं, शूद्र कर्म आधारित, वर्ण कर्म आधारित है जी। जैसे ये मनुस्मृति को गाली देते हैं सभी, कितनों ने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति तो ब्राह्मण भी नहीं मानते, उसकी तो कोई औचित्य ही नहीं है। उसमें तो सीधा लिखा है कि कर्म आधारित वर्ण है जी। तो जन्म से तो हम लोग सब शूद्र हैं। वो एक श्लोक भी है अपने पुराण में। ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ब्राह्मण है। लेकिन वो तब तक ब्राह्मण नहीं है जब तक उस ज्ञान को समान रूप से सबको बांटे नहीं जी। वो तो ब्राह्मण है जी। वैश्य वो जो व्यापार करे, धन उपार्जन करे, लेकिन तब तक वो वैश्य नहीं जब तक भी वो उस धन को समान रूप से सबके लिए समाज की सेवा में, कल्याण में ना लगाए। पहले के वैसे करते थे, आज भी करते हैं। भामाशाह। अब क्षत्रिय कौन, उसका सुरक्षा का काम समान रूप से, चाहे वो समाज के अंदर हो चाहे बॉर्डर पे हो, उसे ये नहीं देखना ये मेरे लोग हैं, वो सबकी सुरक्षा का कार्य वो करेगा। वो तो क्षत्रिय है। वो क्षत्रिय नहीं है कि समाज में तो गुंडागर्दी मच रही है और तुम क्षत्रिय टैग लगा के घूम रहे हो। शूद्र कौन, शूद्र जो समाज में सबसे, परिवार के भी और समाज में भी सबसे जो पास रहे, उस वो सीधा साधा है, मेहनती है, ईमानदार व्यक्ति को तो अपने घर के आसपास रखा जाता है। तो शूद्र समझो इतना शुद्ध है कि उसे हमने अपने आसपास रखा, समाज के बीच में रखा, और सेवा का काम शूद्र का। बिल्कुल। तो अब लेकिन बाद में एक कुरीति नहीं रह गया। अब तो टैग लगाए घूम रहे हैं सब, ब्राह्मण अपना काम नहीं कर रहा तो ब्राह्मण कहाँ से हुआ। अगर क्षत्रिय है, किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा हो तो क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं है। अगर शूद्र सेवा कार्य नहीं कर रहा है तो शूद्र कहलाने योग्य नहीं है। ये चारों सम्माननीय वर्ण है, सम्मान समान रूप से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जाति व्यवस्था पे बात की, और आजकल तो भारत में जिस तरह से समाज को फिर से पोलराइज जाति पे किया जा रहा है, कि जैसे हम लोग अपने साधुओं को, जैसे जूना अखाड़ा खासकर जो अट्रैक्शन लोगों में था नागा साधुओं को लेके या किन्नर अखाड़ा को लेके, कुछ प्रोटेक्शन करना चाहिए था। मीडिया को इतना फ्री उनके पास जाकर कुछ भी पूछना, कुछ भी बाइट के लिए उनको प्रोवोक करना, मुझे लगता है कि अब इसका दो पक्ष हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग साधु हैं तो दे हैव टू नो कि कैसे हैंडल करना है। उसमें से कुछ लोग जैसे नागा साधु लोग हमें पकड़ के बुलाए और बोले कि देखिए आपके मीडिया वालों ने, बोला हम मीडिया के नहीं, हम तो बाहर रहते हैं, आप उससे मिलने आए, तो देखिए इन्होंने वायरल ऐसे बनाया वैसे बनाया। तो मुझे लगा कि उनको कुछ प्रोटेक्शन उनको सरकार की तरफ से या संघ की तरफ से होनी चाहिए। दे कैन नॉट बी एक्सपोज्ड कि कोई भी कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वो डिफरेंट रीजन हैं वहाँ पे, राइट। अगेन बहुत हर तरह का आपने देखा होगा। सब बातों की एक बात है जी। पहली बात तो कुंभ होता किस लिए है जी। कुंभ पूर्णतः साधु संतों का मेला है, 100% जी। सांसारिक लोगों का कोई लेना देना नहीं है उससे। पूर्णतः साधु संतों के मेल मिलाप की जगह है। वो आपस में वहाँ पे शास्त्रार्थ करें, आपस में जो पुरानी पद्धति के हिसाब से, और जो भी वहाँ पे एक मत हो उसे समाज में दिया जाए जी। इसीलिए कुंभ होते थे जी, ज्ञान का कुंभ। अब
जिस तरीके से कुंभ की इस बार देखा आपने, इवेंट बन गया। इवेंट बन गया, स्पिरिचुअल इवेंट, आध्यात्मिक इवेंट। और इसमें सभी मुझे लगता है धार्मिक स्तर पहले लोग आध्यात्मिक होते थे तो सबका सम्मान करते थे। अध्यात्म हमें सबका सम्मान करना सिखाता है, जी चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो। जी ईश्वर से प्रेम और डर दोनों। अब लोग सिर्फ धार्मिक बचे और धर्म जो है, धर्म का मतलब है कर्तव्य। जी लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो पूरा आडंबर। अब हम इसी बात को बड़े उसके साथ देखते हैं कि क्या क्या सही किया जाएगा। उलझती चली जा रही है चीजें। जी पहले क्या ज्ञान देने का काम होता था साधु संतों का। जी बिल्कुल। और साधु की प्रकृति होती है विचरने की, विचरण करने की। जी एक जगह बैठना नहीं। जब साधु बड़े बड़े आश्रम बना के एक जगह बैठने लगे तो क्योंकि पानी एक जगह ठहरा हुआ सड़ जाता है, जी ऐसे ही साधु संतों की जो गरिमा है वो भी सड़ गई। ज्ञान देने का काम उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर आप अपने अधिकारों को नहीं लेंगे या अपने डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी तरफ से कोई और ले लेगा। करेक्ट। तो दूसरों ने लेने शुरू कर दिए। अब कथाकार जी ये गुरु बनने लगे हैं, ये भगवान टीवी पे जो आते हैं पूजे जाने लगे हैं। या को गुरु ऐसे ऐसे जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, हम ही शिव हैं जी, हम ही विष्णु हैं, हम ही राधा हैं। ऐसे ये लोग जो समाज को है ना, इन्होंने पथ भ्रष्ट कर दिया है। और मुझे लगता है कि साधु संतों को अपने कर्तव्य दोबारा से निभाने चाहिए। पहले कहते थे ना, आप इस तरफ के हैं, पहले कहते थे कि भाई गांव के बाहर हमेशा स्थानीय देवता गांव के बाहर क्यों होते हैं? जी एक सिद्ध स्थान गांव के बाहर जरूर मिलेगा। जी मिलता है ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब साधु विचरण करते थे तो वो गांव के बाहर आके बैठ जाते थे। अच्छा। गांव के अंदर नहीं जाते थे कभी। जी गांव साधु का काम ये नहीं है। गांव के बाहर आके बैठ जाते थे। तो हमारे हरियाणा यूपी में कहते थे भाई बाबा ने चिमटा गाड़ दिया है। हाँ जी। है ना। तो आसपास के गांव में खबर पहुंच जाती थी तो सब आते थे बाबा के पास, जिनकी सेवा करते थे। प्रसन्न हो गया तो जो उसके पास है वो लेके चला जाएगा। जी वो बाबा चला गया तो महीनों स्थान खाली पड़ा है। पहले तो पैदल चलते थे लोग। फिर महीनों बाद, साल बाद फिर एक दूसरा महात्मा आके बैठ गया। वो कुछ दिन रहा। तो जब ऐसे ऐसे महात्मा वहां आके बैठते, साधना करते और ज्ञान की भूख थी लोगों में, लोग गांव से निकल के स्वयं आते थे। साधु नहीं जाता जी। वो तो आपके दरवाजे पे आके बैठ गया। जी तो तरह तरह की जो साधु के पास है वो दे जाएगा। उसके पास अलग अलग स्पेशलिटी होगी कुछ। जी। तो उससे क्या गांव संस्कारी रहते थे। अभी भी सनातन गांव ही मेंटेन करके रखा है। जितना भी आप पूजा पति देखेंगे, चाहे बड़ के वृक्ष को तो की पूजा, वो जो स्थान है जी, जहाँ साधु अलग अलग प्रकार के आके बैठे, उन्होंने धुनी लगाई, अपनी साधना की, वो सिद्ध स्थान हो गए जी। इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह सिद्ध स्थान मिलेंगे और बड़ी संख्या में। वो साधु संतों की रुकने का स्थान होता था जी। अब मुझे लगता है साधु संतों को आश्रमों से निकल के समाज को फिर से पुनः वही चिमटा गाड़ने की आवश्यकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो ये बताइए कि जैसे हमारे पूरे उपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा के बारे में है, और गुरु शिष्य परंपरा में हम गुरुओं को कैसे पहचाने? जैसे आपने बहुत सही बोला कि बहुत से ऐसे बाबा हैं जो सही बाबा नहीं है। अब सही और गलत का तो आप पहचान कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई शिष्य किसी गुरु को वैसे गुरु को शिष्य नहीं चूज कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि हम गुरु की तलाश में हैं, कैसे जानेंगे कि ये गुरु सही हैं? अरे आप नहीं। मुझे लगता है देखो, हम जब लड़की के लिए लड़के के लिए रिश्ता देखने जाते हैं जी, तो बड़ा ठोक बजाते हैं। पूरी फैमिली देखेंगे, सब देखेंगे कितना कमाता है, क्या है, जी, क्योंकि हमारे बच्चों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, इसलिए देखते हैं ना, बर्बाद ना करते। तो वो तो ऐसा व्यक्ति जिसे हम छोड़ सकते हैं। तो पूर्वजों से आपने सुना होगा कि गुरु चुनो ठोक हो जाए।
हमेशा। ये नहीं कि अच्छा दिखता है जी या अच्छा बोलता है, 2-3 चमत्कार दिखा दिए तो गुरु बना के बैठ गए। आपकी छोटी छोटी कि भाई आपकी नौकरी दिलवा देगा, आप उनकी कहने से नौकरी लगी तो गुरु बना के बैठ गए। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कि पहले तो आप ये सोचो, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। मैं इसमें इस गुरु और शिष्य की बात करती हूँ कि लोगों को ईश्वर तो चाहिए नहीं। पहले गुरु क्यों बनता है? गुरु किस लिए बनता है? कि आपकी अच्छी नौकरी बनवा देगा, हैं? किस लिए? नहीं, गुरु किस लिए ईश्वर चाहिए के होता है? पास पहुंचने के बाद रास्ता बताएंगे। ईश्वर किसे चाहिए? अब तो लोग गुरु इसलिए बनाते हैं ना जी कि भाई हमारा जो है भला करता रहे, जी इसीलिए तो जैसा उन्हें चाहिए वैसे ही उन्हें गुरु मिलेगा। अब मंदिर में जो लोग जाके ये नहीं कहते हैं कि भाई भगवान हमें दर्शन दे दो, है ना? लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छी स्त्री दिला दो, हमारा कारोबार अच्छा करा दो, संतान उत्पन्न करा दो, यही कहते हैं ना। जी तो लोगों को सांसारिक चीज़ें चाहिए, तो संसार के से में जो लिप्त रखे हैं ऐसे ही तो गुरु बनेंगे ना। और अगर वो मुक्ति की तलाश वाले दिशा में जाएंगे तो गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता तो नहीं है आप गुरु। ये कह रही हैं कि जो एज अ सीकर अगर हम गुरु के तलाश में हैं तो पहले हम खुद अपने आप को वहाँ तक सज्ज करें सही गुरु के। आप अपने तो ये तो बहुत कठिन काम हो गया। मैंने हम लिटरली हम मतलब कि जनता वो अपने आप को अब जनता में एक वेद लेवल का नॉलेज वाले होते हैं, कुछ उपनिषद लेवल, कुछ पुराणिक कहानी है, कुछ और भी नीचे कबीर के दोहे में ही प्रश्न है, जो इतनी कैटेगरीज ऑफ जनता में विचारधारा है। तो अब जिस कैटेगरी में है, मैं यहाँ पे जाति प्रथा नहीं ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनकी बौद्धिक स्पिरिचुअलिज्म को ला रहा हूँ बेसिकली, राइट। उनको अगर एक द्वैत कॉन्सेप्ट में भगवान को मूर्ति देखकर ही संतुष्टि उतना वही उनका अध्यात्म है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो माने ऊपर उठे और उस तरह से सीख करे, राइट। हमको मतलब कि आप जैसे गुरुओं को ही आगे आना पड़ेगा। गंगोत्री में निरंजन संन्यास आश्रम और हरिद्वार में है राष्ट्रभक्ति आश्रम जी। तो गंगोत्री को जाना चाहे तो निरंजन संन्यास आश्रम। और आपको किस नाम से ढूंढेंगे? आपका साध्वी रेणुका। साध्वी रेणुका जी हमारे गुरु भाई हैं स्वामी निरंजन चैतन्य। उपनिषद का प्रेयर है, अस्तो मां सतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है, फॉर द पीपल लीड मी फ्रॉम अनट्रुथ to truth, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality. Om, peace, peace, peace. Right? So peace for everyone. So with that, I welcome a very, very strong woman, a friend, a farmer, a entrepreneur, and a very strong lady who has been who's been wearing multiple hats. एंड मैं उनका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी में बात करेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मोनिका जी, आपका स्वागत है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। आप इस पे कुछ बताइए। आप एक सशक्त महिला हैं और यू हैव सीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपने बनाया है, जिंदगी दिया है और बनाया है और बना रही हैं। तो प्लीज आपका स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि सशक्त तो सारी महिलाएं हैं, बस वो आप तक नहीं पहुंच पाती। आई एम श्योर आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है या बहुत ज्यादा नर्चर किया है या बहुत ज्यादा गाइड किया है। तो हमारे आसपास सभी हैं, बस वही होता है कि कुछ की आवाज आगे तक पहुंच पाती है फॉर डिफरेंट रीजंस। मुझे लगता है ड्यू टू एजुकेशन, या हम लोग ज्यादा आउटगोइंग होते हैं और वी हैव मोर कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल। बट आई फील एवरीबडी अराउंड मी इज वेरी वेरी पावरफुल and all, I mean, no gender bias as such. My father, my brothers, my mother, grandmothers, everybody. So yes, my journey, if you'll notice, मैं farmer करके अपने नाम के आगे लगाती हूँ, because doctor हो गया, advocate हो गया,
साइंटिस्ट हो गया, पर somewhere the farmer is not putting farmer as a designation or as a rank. जी So we are as good as the army because we are taking care of your nutrition, and no army can work, or nobody in fact no human being or any being, a plant or an animal, can work without farming. So correct. I very proudly present myself as a farmer, a literate farmer, and also I'll tell you about my journey as we go further into this thing. But I can only say at the onset that yes, proudly a farmer. And the day I became a mother, I decided that I will not serve anyone anything that I cannot serve my own kids. जी So that is where it all started, Sharad ji. Thank you. ठीक है। तो व्यूअर्स जिनको नहीं पता होगा, अभी हम लोग मोनिका जी से उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे। शी इज़ अ मास्टर्स इन academic degree, maybe she is a doctorate, I don't know, but masters तो मुझे पता है, and she has done masters in what subject she will tell you, and from a young lady in I think from Pune, वहां से आप फार्मर बनना, फिर you were married to a family and she has a big farm and her a very successful career, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो आपने सारा कुछ देखा है, आप पूरा प्लीज एक अपने जर्नी के बारे में कीजिए, सो दैट मेनी वुमेन जो देखेंगी इसको प्रोग्राम को, दे विल बी गेटिंग इंस्पायर्ड कि जिस भी फील्ड में है, जिस भी परिवेश में है, जो भी आपकी समर्थता है, नॉट एवरीबडी हैज ऑल थिंग, बट जो भी है, जो जज्बा है of a fighting woman, that is the core which we are trying to bring in this positive story. So please go ahead, ma'am. जितना मुझे समझा है, आई थिंक द जर्नी स्टार्ट्स हियर। वही स्कूलिंग हुआ सर, ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद जैसे इंडिया में कस्टमरी है कि भाई बेटी की शादी होगी, मतलब बहुत सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट हो गई। But I was fortunate to have got a very, very supportive family, and they saw the spark in me. After my first born, Dhruv was born, I felt that whatever I had eaten, मतलब मैंने अपने चाइल्डहुड में जो कुछ खाया था, जो हम पेड़ से तोड़ के आम खा लेते थे या जामफल खा लेते थे या जामुन was there all the time, was something that I could not feed him. So where to go? So we had a farm. पर वहां जाने के बाद पहले 2 साल में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया सर, बिकॉज हम तो स्कूल गए थे, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो बस ये लोग दवाइयां लाते थे मार्केट से, डालते थे और उगाते थे। तो मुझे फिर वही समझ में नहीं आया कि जो मार्केट में मिल रहा है वही हमारे फार्म में उग रहा है, तो क्या डिफरेंस है अगर हमारे फार्म में है। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि मुझे अब सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट दे दीजिए जहां मैं अपनी सब्जियां, फूल और छोटा मोटा कुछ कर सकूं। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जमाने में तो सर कंप्यूटर तब आया ही था, तो हम तो लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे, वहां से नोट्स बनाते थे और वही उसी मतलब बुक was the only place where we could get any knowledge. तो I went back to Vedic agriculture. बहुत पढ़ाई की अगले 2 साल, और बहुत सारे लोगों से मिले, उनसे बात की, एक्सपेरिमेंट्स किए फार्म पे शुरुआत में। और उसके बाद ये समझ में आया कि अगर आपकी मिट्टी स्ट्रांग है, या मिट्टी में दम है, या उस जैविक है, या जिसमें माइक्रोब्स हैं, तो फिर कोई भी फसल फेल नहीं होती। तो माइक्रोब्स को क्या चाहिए, वहां से शुरुआत की। और मैंने फार्मिंग या एग्रीकल्चर का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, मैंने छोटे छोटे 3-3 महीने के कोर्सेज किए हर ICAR में जाके, हर फसल के बारे में जानने की कोशिश की। और उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, एक बार समझ में आ गया तो फिर मेरे फादर इन लॉ को मैंने बोला कि आप मुझे दीजिए, और आई डोंट वांट माय नेम ऑन द लैंड, बिकॉज दिस केम टू मी वेरी नेचुरली, क्योंकि पहला लेसन जो वैदिक एग्रीकल्चर में सीखा वो यही था कि आप इस फार्म के या इस जमीन के ओनर नहीं हैं, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ गार्जियन हैं या आप सिर्फ रखवालदार हैं। आपको जैसी मिलेगी उससे उसको आपको संभालना है, उससे अच्छा उसको करना है, उसको और सशक्त बनाना है, और फिर आप चले जाएंगे, ये जमीन यहीं रहेगी।
जी। तो वो प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं पड़े सर कि मेरे नाम पे कीजिए फिर मैं करूंगी फिर ऐसा है. I just told him that I want to work on the farm and he was very happy and he was very supportive. और उसके बाद there was no looking back. फिर मैं वो ही सब दे पाई. अब 6 फ्रूट्स, 3 दालें और एक तकरीबन 12 वेजिटेबल्स जो महाराष्ट्र में हमारे इलाके में आती हैं, वो वही टेस्ट, वही अरोमा और वही न्यूट्रिशन के साथ मैं अपने बच्चों को खिला पाई. Then I started connecting with other mothers who were probably, stuck in the same situation. और बस एक महिलाओं का ग्रुप बन गया और then there was nothing that I could not do, sir. न्यूट्रिशन और उसमें गौ सेवा भी आ गई और पोल्ट्री भी आ गई. फिर नाउ इट हैज बीन अ जर्नी सिंस 2010. आज 2025 है, 15 साल हो गए. And it has been going on, sir. So delivering health is my dictum. And तो आप that's how. फार्म का साइज बताइए, आउटपुट के बारे में थोड़ा बताइए, और कौन कौन सा आपने बोला 6 जो क्रॉप्स आपने लगाया उसके बारे में 6 क्रॉप्स एंड योर फार्म साइज, थोड़ा इसके बारे में बताइए जी. Okay, so 40 acres is the farm. पहले तो हमारे 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, शुगर केन और सोयाबीन. ये भी हम ऑर्गेनिकली करते हैं. इन दोनों क्रॉप से हमारे साल भर की सैलरी आ जाती है सर. जो कुछ हमें लगता है चलाने के लिए, क्योंकि कमर्शियल है और बहुत ज्यादा बारिश होती है हमारे इलाके में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो शुगर केन इज अ वेरी गुड कमर्शियल क्रॉप फॉर अस. इसके अलावा क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है, पर चिक्कू, पपाया, मैंगोज, ड्रमस्टिक्स, जामफल या गुआवास, ये हम लगाते हैं. जो फ्रूट ट्रीज हैं वो तूर, मूंग और चौड़ी, जो लोबिया कहते हैं जिसे, वो हमारे यहाँ आ जाता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में. इसके अलावा इंडिजिनस में ज्वार, मतलब ग्रेन्स में ज्वार और खपली गेहूं लगाते हैं. तो ये सब चीजें रहती हैं. वेजिटेबल्स तो सीजनल रहती हैं सर. और वैसे भी क्रॉप रोटेशन करना है, मतलब बिजनेस प्लान ऐसा रहता है कि 1 एकड़ के लैंड में से हमको कम से कम एवरी 3 मंथ्स कुछ ना कुछ मिले. तो अलग अलग हाइट पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर डन. उसके बाद थोड़े दिन में ये समझ में आया कि जब हमारे अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, पर इफ देयर इज अ ट्रेडर इन बिटवीन देन वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो भारत सरकार के और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं जहां मैंने पैकेजिंग का सीखा और प्रोसेसिंग सीखा. तो फार्म पे एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री किया जिसमें हम पैकेजिंग करने लगे. पैकेजिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्टली बेचने लगे. तब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए और मार्केटिंग पार्टनर्स लिए, और आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक. फिर शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है. जैसे अगर मैंगोज हम नहीं सेल कर पाते एक ही सीजन में, तो हम उनका पल्प बना के पैकेजिंग करके रखते हैं जिससे शेल्फ लाइफ 2 साल तक की हो जाती है. बट देयर इज नो कलर, देयर इज नो एसेंस, देयर नो एडिटिव्स और केमिकल्स इन दैट मैंगो पल्प. मतलब आपको खोलने के बाद सिर्फ you have to refrigerate, but you have to consume within 7 days because there's no preservative in it. So we started working on 7 such products. और फिर वो पैकेजिंग जब चालू हो गई तो फिर Two Brothers Organic Farms is the best thing that happened to me. Satyajit Hange and Ajinkya Hange, they took care of the marketing part of it. So yes, it has been a wonderful journey. Okay, nice. तो और एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे आपने बताया कि आपने जो सॉइल में जो जीवाणु हैं उनको आपने नरिश किया, तो कितना टाइम लगा व्हेन यू टुक द, बिकॉज बहुत से स्टोरीज है, लाइक श्रीलंका का लोग एग्जांपल देते हैं कि देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंट्री बर्बाद हो गया. वो जो मिसकंसेप्शन, एंड यू आर अ प्रैक्टिशनर, आप प्रैक्टिस की हुई है आपने, तो आप एक टिपिकल क्या मैसेज देंगी? लोग जो आंख मूंद कर खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं और वो बेचारे हमारे वर्म्स को मार देते हैं, माइक्रो जो जीवाणु हैं, कैसे, कितना टाइम उनको चाहिए जमीन से ऊपर लाने में, इफ समबडी हैज टू स्टार्ट, इस पे थोड़ा सा बताइए.
मैं आपसे पूछूंगी शरद जी कि अगर आप कोई एक मेडिसिन ले रहे हैं और या फिर आप किसी एडिक्ट को जानते हैं जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो उनको कितना टाइम लगता है सर उसमें से निकलने के लिए? इट डिपेंड्स, उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और यू नो पर आपको लगता है अपनी बॉडी उसी दिन से रिकवर करनी चालू हो जाती है कि जिस दिन आप इनपुट बंद कर देते हैं? स्टार्ट इज तो द यही है। सेम फॉर लैंड सर। जिस दिन ओके। आप डालना बंद कर देते हैं, इनपुट बंद कर देते हैं, उसी हम्म। दिन से उसकी रिकवरी चालू हो जाती है। नाउ इट डिपेंड्स एज टू व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस ओवर देयर। वहां क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है, कितने साल से उसमें केमिकल गया है। पर मुझे तो लगता है जिस दिन हम ये ठहरा देते हैं कि हम यूरिया नहीं डालेंगे या हम डीएपी नहीं डालेंगे, उसी दिन उसकी रिकवरी तो चालू हो ही जाती है। आप नेचर को खुला छोड़ दीजिए, उस बीच में मत जाइए, उससे इंटरफेयर मत कीजिए, वो अपने आप रिकवर हो जाता है। तो ट्रांजिशन पीरियड बहुत मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ जिन फार्मर्स की पूरी लाइवलीहुड ही उसके ऊपर डिपेंड रहती है या उसी से उनका घर चलता है, तो शुरुआत में उनसे ये कहा जाता है कि आप जैसे 4 स्प्रे ले रहे हैं और उसका जी। आपका इनपुट कॉस्ट आ रहा है, तो आप 4 की जगह 2 स्प्रे ऑर्गेनिक ले लीजिए। ओके। ओके। उसके बाद शुरुआत कीजिए। या देखिए हर फार्मर को पता है ये, आप जो ये कहते हैं, हम लोग जो ये कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस करना है, हर फार्मर को पता है वो अपने लिए खाने के लिए अपने घर के पीछे उगाता है, घर के सामने जो उगाता है वो सब ट्रेडर को देता है और बेचता है और उससे घर चलाता है। हर फार्मर को पता है। तो बस शुरुआत में थोड़ा लैंड करके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता श्रीलंका में क्या हुआ, पर एकदम से अगर आपने किया तो थोड़े लॉसेस तो होते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्ट, ट्रू। बट देयर इज अ ठीक है। वे ऑफ डूइंग इट। आपको ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप करना है। जी। जी। और अगर फ्यूचर में फार्मर्स भारत के दूसरे पार्ट से अगर नॉलेज के लिए आपके संस्था से जुड़ना चाहे, चाहे कमर्शियली या व्हाटएवर, इज देयर अ वे वेयर दे कैन कनेक्ट विथ यू? ऑफ कोर्स हम लोग, मैं तो आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 200 प्लस फार्मर्स। पर मैं बहुत लोगों को, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कई लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाई सर। पर उनको पता तो चल गया कि क्या चल रहा है और उनको एटलीस्ट मालूम है, दे हैव दैट नॉलेज विद देम वेयर दे कैन डू इट। बट समटाइम्स दे आर एट अ स्टेज वेयर बच्चे स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, उनका हायर एजुकेशन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत है। पर एक गाय, एक देसी गाय के ऊपर सर हम 5 एकड़ तक खेती ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और केमिकल का तो ये है कि हर क्रॉप के लिए आपको अलग बताया जाता है कि अब आप ये डालिए, अब आप ये डालिए। फिर जैविक खेती या जो हम वैदिक एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसमें एक बार आपका सॉइल सशक्त हो गया तो कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। हर क्रॉप के लिए एक ही मेथड है कि आपको हर मतलब पेरनी करनी है, मतलब लगाना है। उसके बाद जो स्प्रेज लेने हैं वो भी सेम है हर क्रॉप्स के। सारा प्रोसीजर सेम है, कोई जी। कोई फर्क नहीं है। हम तो कहते हैं 3 विकार होते हैं जो आयुर्वेदा में दिखाए जाते हैं। तो हमारे लिए आयुर्वेदा है, और जो जानवर और पशु पक्षी हैं उनके लिए मृग आयुर्वेदा है, और जो हमारे प्लांट्स और वृक्ष और ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, उनके लिए वृक्ष आयुर्वेदा है। जी। तो उन्हें भी कफ होता है, उनको भी पित्त होता है, उनको भी वात होता है। करेक्ट। तो बस आपको वो देखना है कि क्या हो रहा है और वो स्प्रेज लेने हैं। तो बहुत इजी है एक्चुअली ये फॉलो करना। ठीक है। और आई थिंक योर सेंस ऑर्गन्स, मतलब आपकी नाक और आपका टेस्ट बड्स और आपकी आंखें, आप इज द बिगेस्ट सर्टिफिकेशन कि ये जेन्युइन है। तो आई वुड लव टू कनेक्ट विद एनी फार्मर हु वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट, या खाद कैसे बनानी है। जो भी एडवांस्ड एग्रीकल्चर है हम सिखा सकते हैं। इट्स वेरी इजी सर। ठीक है। और एक चीज मैंने यहाँ उत्तर भारत में गांव में देखा कि दे हैव बफलो आल्सो इन देयर पशुधन। नाउ आई डोंट नो व्हाई, बट बफलो इंडिया में काफी बड़े पॉपुलेशन में है, लाइक इनका मिल्क कंजम्पशन से लेके
तो you would differentiate between buffalo's cow dung and I mean उनका dung और cows का right or are the same क्योंकि सर वो एक फिजिकली आप देखें तो काउस विद अ हम्प, जिनको ऊंट जैसा हम्प रहता है, वो देसी जी गाय है। हाँ जी और वो हम्प में सूर्य केतु नाड़ी रहती है, जी जो सूर्य से कनेक्टेड रहती है। हम्म Cow's milk is the nearest milk when it comes to a human secretion of milk. इसलिए हम्म अगर कभी एक्सीडेंटली माँ नहीं रहती किसी भी बच्चे की, ह्यूमन चाइल्ड की, तो उसे गाय हम्म का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम्म तो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट बफेलोज, बट जो काउ डंग में जो माइक्रोब्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, असंख्य हैं। मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। और वो ओके क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी से चार्ज होता है, इसीलिए उसके गोबर को ज्यादा महत्व है। गाय या बैल, गाय भी जिनकी पीठ मतलब प्लेन है या सपाट है, उनके उसमें नहीं देखा गया, बिकॉज कई गाय हैं जिन्हें हम जर्सी कहते हैं, वो तो मिल्क मेकिंग मशीन्स हैं, जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया, उनका मिल्क बढ़ाया या उनका साइज बढ़ाया। इट डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल एनिमल, इट इज अ मिल्क मेकिंग फैक्ट्री वी से। सो देसी गाय का जो पशुधन है, वही हमको ज्यादा ये करना है, मतलब एनकरेज करना है। तो उसी में इतने माइक्रोब्स हैं जो चलेंगे। भैंस के गोबर का सर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मुझे फार्मिंग के बारे में जो भी कुछ वैदिक ने सिखाया वही मैंने फॉलो किया। ठीक है सो आई वेंट आफ्टर जो हमारा लोकल पशुधन है इंडिया का। हम्म एक एक क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा कि द पीपल हु आर लिसनिंग, जैसे कि मैं उत्तर भारत में देखता हूँ अभी सुधा करके एक बिहार प्रांत में जैसे मदर डेयरी है ना, जैसे अमूल है, हर राज्य कर्नाटका में नंदिनी है, महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र में कोई है ऐसा फेमस सर महाराष्ट्र में 3-4 गाय हैं, एक तो देवनी है और एक खिल्लार है। खिल्लार है? नहीं गाय नहीं, ये मदर डेयरी टाइप का जो गवर्नमेंट चलाती है, डेयरी मिल्क अच्छा, तो चितड़े डेयरी है सर। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो दूध महासंघ है वो गोकुल नाम का है, गोकुल नाम का। कोल्हापुर में। मतलब ठीक है, तो ये सुधा का जो विजय लक्ष्मी जी आपको याद होगा, सो जी, शी वाज आईएएस ऑफिसर इन दिल्ली। या तो अभी वो वापस स्टेट चली गई बिहार में। तो शी इज वर्किंग ऑन फिशरीज एंड ये सुधा मिल्क जो वहाँ का डेयरी है। तो मैं और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रकाश झा, हम लोग ने मिलके यूएसए में एंट्री करवाया फर्स्ट टाइम सुधा मिल्क को। सो दे आर रेडी टू बाय घी, ऑर्गेनिक घी करके। तो वहाँ के यूएस में फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, बिकॉज फूड प्रोडक्ट को अमेरिका जल्दी लेता नहीं है, इट्स अ ह्यूज। तो दैट वाज वन अकम्पलिशमेंट, चीफ मिनिस्टर ने कल के पेपर में मेन एडवर्टाइजमेंट दिया है। सो दैट वाज वन ऑफ द एफर्ट। गुलाब जामुन कनाडा खरीदेगा और अमेरिका घी खरीदेगा, सुधा का घी। सो ये जो मिल्क है ना, ये जो डेयरीज है, इनकी जो एक्सक्रीटा नहीं बोलेंगे, मैंने इनका जो काऊ का जो डंग है, इसको काफी डिफरेंट, पता नहीं ये जो डेयरीज हैं इसको फर्टिलाइजर फॉर्म में करती हैं कि ऐसे ही ट्रैश करती हैं। वी हैव टू प्रॉब्ली एजुकेट एंड प्रॉब्ली आई विल टॉक विद सुधा मोर ऑन दैट, बिकॉज मुझे लगता है जैसे आपने अभी बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विल कीप दिस शॉर्ट, तो बाद में हम लोग और लंबे फिर बात करेंगे। तो एज अ वुमन लेट्स कम टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपने काफी चैलेंजेस फेस किया होगा वुमेन को फार्मर के रूप में देखकर। तो सबसे पहले तो लोग बोले होंगे कि भाई ये क्या है, राइट? फिर आपने जो ऑर्गेनाइज किया, ट्रेनिंग लिया, एंड देन नो यू आर अ लीडर, राइट? आपने जो पैकेजिंग सीखा, आप पहले तो वुमेन वाले एस्पेक्ट पे बात कीजिए, फिर पैकेजिंग पे एक लास्टली आप ये मुझे बताएं
कि जो स्पेशली उत्तर भारत में बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है, do you suggest them to form a group and then use some kind of a packaging? Because मैंने भी उनको बहुत बार बोला है अपने बुक के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आप रॉ मटेरियल डायरेक्ट मत बेचो, बिकॉज आपको 4x 5x टाइम कम पैसे मिलते हैं। लेकिन वो फिर बोलते हैं कि हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास पैकेजिंग का नॉलेज नहीं है। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नो, एज अ फार्मर आप इसका कोई सोल्यूशन देखती हैं कि this will continue as forever? Any thought on this? So the first part of the question, I think it is very easy. Men listen to women all the time. You have to. अब आप यूएस में हैं सर, हम दोनों कभी नहीं मिले। जी जी। That is my certification, sir. कहीं तो कुछ genuinity has to come, और you have to touch that pain point. तो women and men alike, मैं कभी आर्ग्यूमेंट करने गई नहीं सर। मैंने पहले एक चिक्कू खिला देती हूँ या एक मैंगो खिला देती हूँ अपने फार्म का, बस उसके बाद आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मतलब आई हैव पीपल कॉलिंग मी सेइंग कि हम तूर दाल अगर अपनी खत्म हो गई तो हम दूसरी खाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने जो तूर खाई है शरद जी, वो चक्की पे पीस के उसके साथ उसके न्यूट्रिएंट्स रहते थे, वो कोई बहुत ज्यादा स्वीट पे नहीं रहती थी, उसके साथ एक ब्राउन कलर का छिलका रहता था विच वाज एक्चुअल फाइबर। अब हमारी तूर दाल बिल्कुल अंग्रेज दिखती है। आई एम सॉरी टू इफ आई एम सेइंग दैट, वो देसी नहीं दिखती सर, एकदम पॉलिश चमकती हुई, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग तूर दाल। सो फेस वैल्यू पे तो न्यूट्रिशन नहीं आ सकता सर, वो ब्राउन है, उसी का महत्व है। तो वो एक मसाजिंग जो रहता है, और अपने हाथ की, माँ के हाथ की रोटी, जो अपने हाथ का पॉजिटिविटी आता है, नथिंग लाइक इट। तो प्रोसेस हमारा थोड़ा सा लेंदी होता है, पर उस वजह से फिर उसको कीड़ा नहीं लगता। हम जब सीड लगाते हैं तो उसके ऊपर गोबर की एक परत लगा देते हैं, जिससे जो मिट्टी में फंगस और बैक्टीरिया या जो भी कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। इट इज लाइक अ सुरक्षा कवच। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं सर, ऐसा कोई बहुत, यू नो, इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू डू इट। सो आई थिंक माई प्रोडक्ट्स वर द सर्टिफिकेशन ऑफ जेन्युइनिटी, एंड आई डिड नॉट फेस मेनी ऑफ द चैलेंजेस, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, पर सभी लोग मरने से तो डरते हैं सर। तो मेरा फेवरेट यही है कि या तो आप ये मेडिसिन पे खर्च कीजिए, या फिर आप you make the spelling of pharmacy as FARMCY. Wow. Don't go to a pharmacy, go to a farm, because that is where you will get your nutrition. That is where your health is. And as far as packaging is concerned, जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं सर, सबके लिए स्कीम्स हैं। हम लोग नहीं चाहते अपने जिले के या डिस्ट्रिक्ट के कृषि अधिकारी के पास। मेरा ठीक है, मैंने फर्स्ट डे से ही, क्योंकि मैंने पहला जो प्रोडक्ट बनाया सर, वो धूप स्टिक्स बनाए, वो गाय के गोबर से बनाए। गाय का गोबर तो मुझे फ्री था, सिर्फ मुझे थोड़ा कैम्फर लेना पड़ा, बाकी सब चीजें मेरे पास थी। और जो कुछ पैकेजिंग कार्डबोर्ड मिला मैंने उसमें बनाया, तो मेरा इनपुट कॉस्ट 0 था। जब मेरे धूप स्टिक सक्सीड हो गए 2 साल में, उसके बाद मैंने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया। पर अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं सर, और अगर जैसे आपने कहा गट बना लें या एक ग्रुप बना लें, तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट ये सब करने के लिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वो माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू टाउन हो, इससे ज्यादा हो। नो, यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन योर ओन विलेज। सो देयर इज, वही है सर, जहाँ चाहा वहां रहा। तो हम लोग क्यों डरते हैं, फार्मर्स क्यों डरते हैं? और वो स्टीरियोटाइप इमेज प्लीज ब्रेक कर दीजिए फार्मर की, कि जिसमें वो गंदे कपड़े पहन के सूखी जमीन पे बैठा है, आसमान की तरफ देख रहा है, बारिश का इंतजार कर रहा है। आप फार्मर हमारे जैसा है सर, आपके और मेरे जैसा। वो एजुकेटेड है, वो आगे जाना चाहता है, वो छोटी इंडस्ट्री चालू करना चाहता है।
तो ट्रू। मैं कहती हूँ आप जो ये डेयरीज की बात कर रहे थे सर, हम गाय के गोबर से 4 प्रकार के खाद बना सकते हैं, वो उन्हें सिखा सकते हैं। आप वो दे दीजिए फार्मर्स को, या गाँव में तो एज़ अ फ्यूल भी कंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, धूप स्टिक्स इस्तेमाल की जाती है। देयर इज़ सो मच ऑफ स्कोप हियर। ठीक मतलब है। गाय का गोबर इज़ प्रेशियस, मतलब उसके इतने सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। आई कैन शो देम ऑन अ पीपीटी आल्सो, और आप शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए जी, एंड इट विल बिल्कुल, वर्क। आप करता फ्री हूँ ऑफ मैं। कॉस्ट दे दीजिए फार्मर को, तो वैसे भी आप फेंक रहे हैं, ट्रैश कर रहे हैं, तो सिर्फ गाय का गोबर सर सुखा दिया। सबसे बड़ी बात यही है सर कि गाय का गोबर आपने सुखा के रख दिया तो उसमें जो जीवाणु हैं वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं या सो जाते हैं। जिस दिन उनको मिट्टी मिलती है या क्या कहते हैं एप्ट कंडीशंस मिल जाती हैं, बारिश, पानी ये सब मिल जाता है, उस दिन वो फिर से सक्रिय हो सकते हैं। तो इट इज नेवर लॉस्ट, रहते ही हैं माइक्रोब, सुप्त अवस्था में रहते हैं। उसके बाद अर्थवर्म्स जिस खेत में हो गए सर, वहां तो सोना है मिट्टी। सोना है मिट्टी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये धूप वाले पे मैं आपसे बात करूँगा, वहाँ पे फार्मर्स को डेफ़िनेटली वी कैन एक्साइट, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम के एंड में आते हैं। इस प्रोग्राम का एक टैगलाइन है, ना ओर ना छोर, ना करेंगे बोर। मतलब कि यू नो वी आर नॉट डेफिनेटिव कि हम बोल रहे हैं यही सही है, यू नो इट्स अ डिस्कशन। तो आप एक अंत में एक एनीथिंग व्हिच यू रिमेंबर, एक ऐसा वाकया इंटरेस्टिंग जो मुस्कुराने पे हमें मजबूर करे। आप मराठी में भी बोल सकती हैं, हिंदी में बोल सकती हैं, आप महिलाओं से इंटरेक्ट की, कुछ ऐसा बताइए। विल एंड द प्रोग्राम विद दैट, अगर याद है तो। मैं ये कहना चाहूंगी सर, और हिंदी में कहना चाहूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सब राज्यों में पहुंचूं इस बात को लेके, कि आपको डॉक्टर, वकील, पुलिसमैन, टीचर, आर्किटेक्ट कभी कभी लगता है जिंदगी में, पर आपको एक फार्मर हर रोज 3 बार लगता है। बताइए। वेरी गुड, नाइस। तो आप किससे कनेक्ट करना चाहेंगे? आप फार्मर। क्यों नहीं कनेक्ट करते आपके फार्मर से, जो आपको सबसे अहम, सबसे इनवैल्यूएबल, सबसे कीमती चीज दे रहा है, वो है आपका स्वास्थ्य। वाह, सो प्लीज डू। ठीक है। So viewers, you heard a very, very strong message from a very, very successful and learned friend. So wish you all a happy International Women's Day. वैसे तो हमारे लिए हर दिन वुमेन्स की पूजा है, बट आप लोग एक कन्वेंशन होता है तो हम लोग भी इस कन्वेंशन में फ्लो कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मोनिका जी। एक नई शुरुआत, एक नया प्रयास गोलगप्पन चैनल के माध्यम से मैं सुमन प्रसाद सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर विश्व की तमाम महिलाओं का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मेरे तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर मेरे विचारों को सुना, सराहना की, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज महिला दिवस में मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी चंद बातों को रखना चाहती हूँ। 1911 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं के द्वारा एक मार्च निकाला गया। वो मार्च अपने नौकरी के कार्यकाल की अवधि को घटाने, वेतन को बढ़ाने और मतदान के अधिकार के लिए था। वो दौर है और आज वर्तमान काल में महिलाओं ने हर फील्ड में अपने काबिलियत का झंडा लहराया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बावजूद इसके आज महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो असंतोषजनक है। जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने भी यहाँ अथक प्रयास किए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था भी बहुत कठोर की गई। बावजूद इसके फिर ऐसी परिस्थिति क्यों है? जहाँ तक मुझे लगता है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। कभी कभी गाहे बगाहे हम ये सुनते हैं कि महिलाएं आज पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर हम कभी सुनते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं विरोधाभास हैं। आज वर्तमान दौर में
समय हमसे ये मांग कर रहा है कि हम महिला और पुरुष साथ साथ चलें, क्योंकि प्राचीन काल से ही हम गृहस्थ जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक साथ साथ चले और हर जीवन के उतार चढ़ाव, हर समस्याओं को साथ में झेला है, संघर्ष किया है और उस पर जीत हासिल की है। ये नहीं है कि आज महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं या महिलाओं की स्थिति असुरक्षाजनक है तो कहीं ना कहीं पुरुष इनसे परे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आज अगर घर में एक बेटी जलाई जाती है तो माँ बिलखती है, तो ऐसी बात नहीं है कि माँ बिलखी, पिता भी जो पुरुष है 100 मौतें मरता है। अगर आज एक महिला के साथ या महिला दुष्कर्म का शिकार होती है तो कहीं ना कहीं पुरुष के अस्तित्व पर और उसके पुरुषत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर आज महिलाएं समाज में अपमानित होती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष के पुरुषत्व पर, उसके बल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पुरुष भी इस चीज़ से, हमारी वर्तमान परिस्थिति से प्रभावित है। आज हमें जो हमारी जो परिस्थिति है, आज हमें साथ साथ उसका सामना करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम महिला है तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और ये पुरुष प्रधान समाज है, ये हमें अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करने दे रहा है और जो भी समाज की स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आधुनिकता को लेकर जिस तरह से हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, हम अपने भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, कहीं ना कहीं उसे भी हमने पीछे छोड़ दिया है, जो हमारा हथियार है। तो हमें उस हथियार को अपने साथ रखना है। हमें अपने भारत की जो परंपरा है, जो अनुशासन है, उसकी जो विविधताएं हैं, जो संस्कृति है, उन्हें हमें महत्व देना है और उसके साथ हमें चलना है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि महिलाएं या पुरुष जितने भी विकास के और चलें, जितने भी प्रगति हासिल कर लें, लेकिन जब तक वो भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा और अनुशासन को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनकी पहचान अधूरी है और उनकी जो प्रगति है वो अधूरी है। आज हमें एक महिला या हमें एक पुरुष बनकर काम नहीं करना है। आज समाज में हमें 145 करोड़ का मजबूत जनादेश बनकर उभरना होगा, तब जाकर इस तरह की कई समस्याएं अपने आप खत्म होगी। ये जो 145 करोड़ की जो हमारी जनादेश है, ये सिर्फ कैंडल मार्च लेकर निकलने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो जनादेश है जो कि चाहे तो मिलकर समाज की कुरीतियों से और विकृत मानसिकता को हरा सकती है, धराशायी कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए, हम इस तरह सोचकर अगर इस रास्ते पर चलने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि जब हमारे घर की बच्चियां बेखौफ होकर बाहर निकलेंगी, शिक्षा अर्पित करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। हमारे यहाँ हर जगह खुशहाली होगी, कोई असुरक्षा की भावना किसी भी महिला या किसी भी बेटी के अंदर नहीं होगी। तब हमारा भारत देश फिर से एक बार स्वर्णिम भारत की और स्वर्णिम युग का नया इतिहास लिखेगा। धन्यवाद। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ अवसर पे आई एम रिकॉर्डिंग अ प्रोग्राम विद अ वेरी एमिनेंट एंड esteemed person and a good friend of mine, Dr. Rashmi Kulkarni ji. But before we start, I will have a small एक prayer है, मैं पढ़ूंगा for people. ये इसका नाम है हिरण्यगर्भा सुक्तम, ऋग्वेद से 10.121 में है ये। तो ये हिंदी में है, थोड़ा मैं इसको 2 पैराग्राफ है। यह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत ज्ञात का स्वामी महान, जो है अस्तित्ववान, धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर,
स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। So this is the question which our forefathers asked, seeing the cosmology, nature. देखिए कितना साइंटिफिक है, और उसका उत्तर फिर वही दे रहे हैं कि सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली हुई हैं भुजाएं उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। देवता का जब बात आता है तो हमारी सबसे पहले जो शिक्षक और देवता है वो हमारी माँ है, उनसे ही हम पैदा होते हैं। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हम डॉक्टर रश्मि जी से, जो महिलाएं हैं रश्मि जी, इनको बहुत सा इनके बॉडी में जो चेंजेस होता है, फिर वो उससे जब गुजरती हैं तो फिर विवाह के बंधन में बनती हैं, फिर पुत्र को या पुत्री को मैंने बच्चे को पैदा करना, फिर से शरीर उनका ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो समय बढ़ता है, फिर गृहस्थ आश्रम में जब वो संध्या में पहुंचती हैं तो फिर मेनोपॉजल चैलेंजेस होता है, फिर स्ट्रेस होता है। मैंने महिलाओं का जो अवतार है एज अ फीमेल, जो फीमेल का बॉडी है, कितना चेंजेस जाता है। आप एज अ डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, आप बताएं। और पहले तो आप उसके बारे में बताएं और फिर हम उसको कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने कि इतनी सारी साइकिल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है महिलाओं में, पुरुषों से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें तो। और इतनी सारी जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल्स होते हैं, हम देखते हैं कि मतलब जब टीनेजर्स होते हैं तो जो ये मतलब जो एडोलेसेंस आता है तो वो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे हम सोचते हैं कि वहाँ पे मेंसेस स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और बाकी जो साइकिल्स ऑफ ये मतलब प्रेगनेंसी और उसके बाद का फिर से वापस आना है बॉडी का नॉर्मल स्टेट में, फिर प्रेगनेंसी, फिर से वापस आना, ये साइकिल्स के थ्रू जाके फिर मेनोपॉज, तो ऐसे काफी सारे साइकिल्स के थ्रू महिलाओं का शरीर गुजरता है। इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और अगर हम गट माइक्रोबायोम की बात करें, उसमें भी बहुत बदलाव आते हैं, और लोगों को तो पता ही नहीं है गट माइक्रोबायोम के बारे में, गट हेल्थ क्या होता है। तो अगर हम देखें कि हार्मोनल इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, इतना सारा गट माइक्रोबायोम का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो ये जो उतार चढ़ाव जो है, ये महिलाएं जो इतना सारा काम कर रही है, घर पे बाहर बच्चों को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, और उनके शरीर में, उनके दिमाग में इतने सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और किसी को पता नहीं होता, हमें अंदाजा भी नहीं होता कि महिलाओं को किन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। और अगर आपने जैसे कहा कि इतने सारे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस है, तो हम अगर स्टेज वाइज देखेंगे तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस तो कंटिन्यूअसली शुरू होते हैं। जो भी हम एडोलेसेंस की बात करते थे, वो अब बहुत ही हमारे केमिकल एक्सपोजर, एंटीबायोटिक एक्सपोजर, हार्मोन एक्सपोजर की वजह से वो काफी एडवांस हो गया है। जो 13 इयर्स का होता था ऑन एन एवरेज, 13 to 14 इयर्स, वो अब 9, 10, 11 हो गया है, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये एडोलेसेंस में होते हैं, ये फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में होते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस होते हैं, और मेनोपॉज। एटलीस्ट ये जो 4 मेजर चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल और गट माइक्रोबायोम के चेंजेस महिलाओं में जरूर दिखते हैं। जी। और तो इस पे आते हैं, ये जो खान पान है, एनवायरनमेंट है, तो लेट्स स्टार्ट विद द यंग चाइल्ड। जैसे हम लोग वेस्ट में रहते हैं तो वहाँ पे मिल्क को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर ऐसी अवधारणा है कि चूँकि वो फोर्टिफाइड मिल्क है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड मिल्क है, 9 साल की बच्चियाँ में मैच्योरिटी वुमन टाइप देखा जाता है। तो आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? इज देयर एनी रिसर्च और डेटा, एंड व्हाट विल बी योर एडवाइजरी ऑन सच थिंग्स फॉर पीपल
बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि हम जब डेयरी की बात करते हैं तो मतलब भारत में हम कहते हैं ना, गंगा बहती थी, दूध की गंगा बह रही है, नदियां बह रही है, और मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत सेंट्रल थे इंडिया में डाइट के लिए। बट अगर हम आज देखेंगे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स हमने कंज्यूम करने चाहिए या नहीं, बाहर हो या भारत में हो या कहीं भी हो, इतने सारे एंटीबायोटिक्स का उससे इस्तेमाल होता है, इतने सारे हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं काउज और जो भी बफेलोज जो होते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि वो उनके रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब होते थे, जब वो लैक्टेट करते थे नेचुरली, तब दूध मिलता था। लेकिन अब तो आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं हम, हार्मोन्स दे दे के आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं कि वो हमेशा दूध प्रोड्यूस करते रहे, हमेशा लैक्टेट करते रहे, तो वो हेल्दी कैसे हो सकता है? तो जो भी हार्मोन्स है वो दूध में भी आ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं गायों को कि उनका वजन बढ़े और डिसीजेस से फ्री रहे, तो उससे गट माइक्रोबायोम, जो उनका गट माइक्रोबायोम होता है, उस पर बहुत ही बुरा असर होता है। उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स की मात्रा हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आती है। तो ये जब बच्चे ये कंज्यूम करते हैं छोटी सी उम्र में, तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस डेफिनेटली होंगे। और बहुत रिसर्च है इसमें, और बहुत ही स्टेटिस्टिकल एविडेंस भी है कि हम जो एडोलेसेंस का एज पहले देखते थे, जब पीरियड स्टार्ट होते थे 13-14, वो अब 9-10-11 बहुत ही जल्दी हो रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस। और वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये केमिकल्स जो उनके बॉडी में आ रहे हैं, दे आर अक्यूमुलेटिंग इन देयर बॉडी। और बच्चे, जो बच्चियां हैं, वो इक्विप नहीं है, इमोशनली इक्विप नहीं है, उनकी बॉडी तैयार नहीं है इन चेंजेस के लिए, पेरेंट्स तैयार नहीं है, स्कूल्स तैयार नहीं है ये सब हैंडल करने के लिए। एंड ये चेंजेस तो हमें मतलब रैम्पेंटली सब जगह दिखाई दे रहे हैं। गुड। एंड जो नॉनवेज जो 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 लोग खाते हैं, इवन हाँ, चिकन और उसमें तो और भी ज्यादा, मतलब मीट नॉनवेज अगर प्रोडक्ट। खा रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, वो मीट से भी बहुत ही हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं। तो मैं तो डेयरी की बात कर रही थी, मतलब कैटल की बात कर रही थी, गाय और बफेलोज की बात कर रही थी। बट अगर हम मीट का देखेंगे तो वो तो हर एनिमल में, हर पोल्ट्री में, चिकन में एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट कर करके कि उनका वेट बढ़े। उससे वेट कैसे बढ़ रहा है? लेकिन किसी ने सोचा है ये वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गट माइक्रोबायोम उनका टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो डाइजेशन ठीक से कर नहीं सकते वो एनिमल्स। तो वो आपको क्या न्यूट्रिशन देंगे? कि हाँ, वेट तो बढ़ रहा है उनका, बट उनका फैट बढ़ रहा है, उनका न्यूट्रिशन नहीं बढ़ रहा है इससे। वो जब खाते हैं वो मीट, तो उससे हमारी भी सेहत बहुत ही बुरी होने वाली है, हमें भी बीमारियां होने वाली है, बिकॉज इतने सारे केमिकल्स उसमें इंजेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो कैंसर का बढ़ना, या महिलाओं में थायराइड का बहुत होना, और लोग समझ नहीं पाते हैं, उनसे उनका स्ट्रेस, उनका बिहेवियरल चेंज, तो इस पे थोड़ा बोलिए। और इसका कोई उपाय है सॉल्यूशन का, या लाइक इट्स आउट ऑफ हैंड सिचुएशन, कैसे आप देखती हैं? आउट ऑफ हैंड मतलब मैं जब मेरे आसपास देखती हूँ तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो। तो मैं सोचती हूँ कि ये हुआ कैसे है। तो अगर हम थायराइड की बात करें या किसी भी ऑटो इम्यून डिसीज की बात करें, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोम होना चाहिए, जो सूक्ष्म जीव होने चाहिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा ट्रेन करते रहते हैं। तो वो अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही होगी, या फिर गलत ट्रेनिंग हो गई कि मतलब पैथोजेंस आ गए और पैथोजेंस हमारे शरीर को बोलने लगे कि हम तो नॉर्मल है, तो ये अगर गलत टाइप की ट्रेनिंग होने लगी, तो हमारी इम्यून सिस्टम फिर गलतियां करने लगती है। हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे ही शरीर को अटैक करने लगती है। मतलब अगर हम सोचे कि मतलब किसी भी सेना को अगर ट्रेन करना हो, और वो सेना में एंटी नेशनल ये होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और वो गलत तरह की ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो वो देश को अपने आप ही डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। बाहर क्यों फाइट करेंगे? वो तो अंदर ही फाइट करेंगे। तो हमारे शरीर में वही हो रहा है। तो थायराइड उसी का रीजन है। हम डायबिटीज देखेंगे, थायराइड देखेंगे, कैंसर्स भी, काफी सारे कैंसर्स भी अगर देखेंगे, तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ट्रेन ही नहीं हो रही है ठीक से। तो थायराइड भी जो है, अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो वी हैव टू गो बैक कि वो क्यों हो रहा है, कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जो इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है, तब ये चीजें फिक्स हो सकती है। बट लोगों में इतना मतलब कंटेंट देख देख के लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उनको अगर पता भी है उनकी तबीयत खराब है, बट वो कुछ नहीं कर सकते। उनको ऐसे मतलब लगता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है, हम कुछ नहीं करना चाहते। सैड। अच्छा, और ये जो स्ट्रेस है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ खाने पे नहीं है, इट्स आल्सो अ लाइफस्टाइल, इट्स आल्सो द महिलाएं पहले इतना मैंने हाउस होल्ड काम करती थी, लेकिन अब वो ऑफिसेस में काम कर रही हैं,
और एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में काम करे, चाहे स्पेस हो गया, आर्मी हो गया, विच इज सो गुड, राइट। लेकिन वो स्ट्रेस इन्वायरमेंटल है रादर देन तो आप इसको कैसे देखती हैं? हाउ डू यू सी दैट? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सही है कि स्ट्रेस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले तो ये है कि हमारा पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी कम होता था क्योंकि सपोर्ट के लिए बहुत लोग होते थे। बात करने के लिए बहुत लोग होते थे। ऐसे लोनलीनेस कभी आता नहीं था। लेकिन अभी फैमिली साइज़ भी छोटा हो रहा है, लोगों के पास इतने सारे डिवाइसेज़ भी है कि कोई एक-दूसरे से बात करने से अच्छा है कोई मतलब सोशल मीडिया ही चेक कर रहा है, किसी पे मतलब पोस्ट चेक कर रहा है कि मैं मेंटल हेल्थ अपनी कैसे सुधारूँ। उससे अच्छा मतलब जो बगल में बैठा है उससे बात कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। बट मतलब इसीलिए मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस हुआ है वो उसकी वजह से है कि आइसोलेशन जो हो रहा है इंडिविजुअली वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और आपने जो बात कही कि महिलाएँ अभी वर्क फ़ोर्स में बहुत ज़्यादा है पहले से। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट और मतलब फेमिनिस्ट ये होते हैं कि नहीं वी आर इक्वल। इक्वल नहीं है। जो नर्चरिंग का जो काम होता है वो महिलाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जो माँ कर सकती है वो पिता नहीं कर सकते। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इतने साल मैंने कैंसर रिसर्च किया है, लेकिन मेरी बेटियों को जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने रिसर्च छोड़ के मैं घर पे बैठी हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ वो घर से करती हूँ, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ वो उनके पिता नहीं कर सकते। ये बात हमने समझनी चाहिए कि मतलब इक्वालिटी की कहाँ से बात आती है? हम ऑलरेडी काफ़ी सुपीरियर चीज़ें कर रहे हैं, तो जस्ट मतलब बाय शोइंग कि वर्कफ़ोर्स में जाके कोई सुपीरियॉरिटी नहीं दिख रही है इसमें। तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। मतलब मैं भी इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है घर पे बैठ के काम करने में। बिकॉज़ माय चिल्ड्रन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द होल वर्ल्ड। और True. उनकी मतलब उनकी देखभाल मैं ही कर सकती हूँ, मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। उसमें कुछ मतलब कम मानने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। Yeah, I mean, it's kind of a Western concept कि इक्वालिटी को उन्होंने जो समझा, थोड़ा दूसरी तरह से समझा। और वी आर डिफरेंट, फीमेल बाय जेनेटिकली दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेन, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप स्ट्रांग होती यस। है। लेकिन वेस्ट ने उसको दूसरी तरह से समझा। और so anyway, that's a different topic for a different day. International Women's Day है, so we respect all the women, चाहे वो जिस से भी आए। अब ये बताइए कि ये जो डिफरेंट चैलेंजेस फीमेल को कैसे एड्रेस करना होगा? लाइक अब नाउ लेट्स कम टू द एडल्ट वुमन, राइट? लाइक व्हेन आई सी माय मदर, शी इज स्ट्रांग लेडी, बट दे हैव द बॉडी चेंजेस। लॉट ऑफ इंडियन वुमेन, उनको नी का प्रॉब्लम बहुत जल्द होने लगता है। अक्रॉस नॉर्थ साउथ में देखता हूँ फीमेल को, जबकि दे आई मीन अगर आप डिस्कशन पॉइंट से देखेंगे तो वो फीमेल हाउस होल्ड में लगभग काम करती ही रहती हैं, चाहे किचन हो, चाहे घर में, वो दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड। बट इंडियन वुमेन्स को नी का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, या लोअर बॉडीज में वेट का गेन होना, ये बड़ा कॉमन है। कोई इस पे रिसर्च एनालिसिस आपका या व्यू, हाउ शुड दे बी टैकलिंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट जो नए लोग उस कैटेगरी में जाएंगे? हाँ, अगर हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ये मतलब वो एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है, नी जॉइंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो दिन भर खड़े होते हैं कि मतलब किचन में खड़े रहो, खाना बनाते रहो, मतलब इतने टाइप्स के खाने बनते हैं दिन भर में, तो वो पूरा टाइम वो खड़े रहते हैं और हम सोचेंगे कि इतना सारा खाना बनाते हैं तो हेल्दी भी खाते होंगे, बट वैसे होता नहीं है। जो भी महिलाएँ हैं, वो ऐसे सोचती हैं कि नहीं मैं पहले इनको खिला दूँ, टाइम उनका तो खाने का होता ही नहीं है कोई, किसी भी टाइम पे खाएँगे तो वो जब टाइम फिक्स नहीं होता, जब हम हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से नहीं खाते, तो वो डाइजेशन वैसे होता नहीं है। तो सिर्फ़ पेट भरने से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशन तो बिल्कुल ही नहीं होता। महिलाएँ ऐसे मतलब काफ़ी सारा हमने देखा है कि हमारी जो माएँ होती है स्पेशली, सबका खाना होने के बाद जो भी बचा हुआ होगा, वो रोटी ज़्यादा होगी, ये कम होगा, सब्जियाँ कम होंगी, दाल कम होंगी, तो वैसे इतना अनबैलेंस्ड खाना खाती है। तो उससे क्या होता है कि वो हाई कार्ब डाइट हो जाता है, तो कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा है उनको, कोई बाकी के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। किसी ने देखा भी है कि वो माँ सब्ज़ी खा रही है या नहीं, फल खा रही है या नहीं, वो होता नहीं है। तो बेसिक न्यूट्रिशन ही मिलता नहीं है उनको और मतलब हेल्दी फैट्स खाने की आदत नहीं है लोगों को, रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं लोग। तो वो हेल्दी फैट जो है, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हमारे जो ट्रेडिशनल है, जो तिल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड सरसों का तेल है या घी है
या फिर पीनट ऑयल है, वो वैसे इतने हेल्दी ऑयल्स खाने की आदत भी चली गई है लोगों को, सालों से लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं जो कुछ न्यूट्रिशन देता नहीं है, हमारी सेहत और खराब करता है। और एक्सरसाइज का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये जो एक्टिविटीज जो महिलाएं करती है, जो काम करती है, दैट शुड ऑल्सो काउंट एज एक्सरसाइज, बट उनका मेंटली जो होता है ना कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये काम है, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर सोचें कि मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ऐसे काफी स्टडीज ने दिखाया है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली एक्सरसाइज, तो वो मेंटली सोचने से भी पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, वो भी नहीं होता। हाँ, तो एक्चुअली बहुत सारी फैक्टर्स है। और मैंने जैसे कहा कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारा होता है, इतने जो चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, तो वो भी फिक्स होते नहीं है कि सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, जो एल्डर ये है स्पेशली, कि मेनोपॉजल सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट ध्यान ही नहीं है उनका कि हाँ वो मतलब है, सिम्टम्स तो है, हॉट फ्लैशेस है तो है, जो भी सिम्टम्स है इग्नोर करते रहते हैं। महिलाएं खुद ही इग्नोर करती है, तो दूसरे क्या ध्यान देंगे। तो अपनी सेहत का अगर ध्यान नहीं देंगे और लोगों को, बाकी परिवार वालों को भी अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि उनकी क्या हालत हो रही है, तो प्रॉब्लम ही है वो। अच्छा, इसी पे एक टॉपिक है, जैसे कि इस पे काफी मूवीज वगैरह भी बनी है, और चूंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो वुमेन सेंट्रिक हम लोग बात कर रहे हैं। हाइजीन पे बोलिए थोड़ा, फीमेल हाइजीन पे, क्योंकि बॉडी कॉम्प्लेक्स है, सो मेनी, सो फीमेल हाइजीन पे हाउ, पहले फीमेल हाइजीन क्या है एंड उसके रख रखाव के बारे में थोड़ा सा बताइए एज अ साइंटिस्ट। फीमेल हाइजीन, मतलब हाइजीन के बारे में मेरा टोटली अलग थॉट प्रोसेस है। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि मतलब फीमेल हाइजीन अगर हम देखें रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ही अलग है, और रूरल पॉपुलेशन में फीमेल हाइजीन जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन देखेंगे या कोई भी तरह की हाइजीन देखेंगे, तो उनको अवेलेबिलिटी नहीं है क्लीन प्रोडक्ट्स की उतनी, या अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब तो मतलब चीजें काफी इंप्रूव हुई है, पहले वैसे सिचुएशन नहीं था, और भी बुरा था इससे। बट रूरल पॉपुलेशन में वो हाइजीन का इशू है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं लोगों को। और एक और चीज पता है क्या है कि ये जो माइक्रोबायोम जो है, गट माइक्रोबायोम भी है और जो वेजाइनल माइक्रोबायोम भी है, अगर वो अनहेल्दी हुआ तो उससे फ्यूचर जनरेशन पे भी असर हो सकता है, उससे मोड ऑफ डिलीवरी में भी असर हो सकता है, उससे फर्टिलिटी रेट्स में भी असर हो सकता है। तो अगर ये जो हाइजीन का जो इशू है रूरल पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब वहाँ पे जो मैटरनल ये है, मतलब माँ की सेहत चाइल्ड बर्थ के बाद, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्बन पॉपुलेशन में है, क्योंकि ये जो हाइजीन है वो उतना फॉलो होता नहीं है जो अर्बन पॉपुलेशन में होता है। अर्बन का अलग प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ओवर ज्यादा हाइजीन फॉलो करते हैं, एक्सेसिव हाइजीन का प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में। वो सिर्फ फीमेल सेंट्रिक तो है ही डेफिनेटली, बट इवन अदरवाइज मेल्स में भी है, और बच्चों को भी वो वही सिखाते हैं गलत चीजें कि एक्सेसिव हाइजीन। हमारे एंसेस्टर्स कहाँ ऐसे हाइजीन फॉलो करते थे, कहाँ ऐसे माइक्रोब्स मतलब मारने का ये करते थे हर एक प्रोडक्ट में। सो दैट इज समथिंग दैट आई फील, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आउटकम्स क्या है। तो इवन ये जो माइक्रोबायोम है, गट माइक्रोबायोम की जो हेल्थ है, उसमें कितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फिर अगर रूरल पॉपुलेशन में अगर इन्फेक्शंस होंगे गट माइक्रोबायोम में, तो जब बच्चा ये होगा, वूम में होगा, प्रेग्नेंट होगी महिलाएं, तो उसको बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो वो हाइजीन का उस पर भी असर होता है। नाइस। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी में एज वी कीप ऑन मूविंग, आई थिंक वी हैव लास्ट 5 मिनट्स मोर, 5 to 10 मिनट्स मोर। सो इस पे बताइए, चाइल्ड बर्थ, बहुत से लोग अर्बन में तो आजकल बहुत कम हो गया है, 2 से 1 से बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं चाइल्ड। दे थिंक कि बच्चे इज, I've heard lot of urban ladies thinking कि बच्चे के बिना भी रहा जा सकता है। ये तो खैर सोशियोलॉजिकल चीज हो गया, बट इज देयर एनी फियर, लाइक अपने मैंने इस पे क्या बोलेंगे एज अ फीमेल, आप क्या देखती है? आई मीन यू आर अ एजुकेटेड वुमेन, आपके 2 बच्चे हैं, ऐसे लोगों पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगेन ये व्यू है, एज अ व्यू है, वी आर नॉट एडवाइजिंग एनी एडवाइजरी,
बट इस पे क्या बोलेंगे हाँ, लोग? वो तो व्यूज तो अपने अपने मतलब सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। लोग तो अपने आप को इंसान भी नहीं समझते। लोग मतलब आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज कुछ भी बोलते हैं। तो मतलब लोगों को फ्रीडम है पूरा जो भी बिलीव करने में। बट अगर मैं बोलूँ कि जिनको लगता है कि बच्चों की जरूरत नहीं है, वैसे फैमिली की भी जरूरत नहीं है, अकेले रह सकते हैं, ऐसे जरूरत कुछ नहीं होती। बट हम मेंटली अगर देखें, इवन फिजिकली देखेंगे, जिनको चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, दैट एक्चुअली उससे ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है। तो इट इज एन एवोल्यूशनरी एडवांटेज दैट पीपल हैव। और जो मेंटल हेल्थ भी होती है बहुत इंप्रूव होती है। जो फैमिली एक साथ जो बॉन्डिंग होती है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमारा बॉन्डिंग हार्मोन है या लव हार्मोन है, उससे भी सेहत बहुत अच्छी होती है। तो जो जिस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं चाइल्ड बर्थ में या उसके तुरंत बाद, वो नेक्स्ट लेवल है हमारी डिसीज रिस्क ये करने में, बहुत रिड्यूस करने में। और ब्रेस्ट कैंसर पे तो बहुत ही स्टडीज हो चुके हैं ऑलरेडी कि ब्रेस्ट फीडिंग और द लिंक ऑफ रिड्यूसिंग ब्रेस्ट कैंसर रिस्क का बहुत स्टडीज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब ये तो बहुत सारे मतलब मिनिमल फायदे मैं बता रही हूँ। बट अगर फैमिली स्ट्रक्चर की भी अगर बात करें, कंटिन्यूएशन ऑफ एवरीथिंग, कि हम अकेले रहने नहीं आए, हम भी पैदा हुए हैं बिकॉज आवर पेरेंट्स वांटेड चिल्ड्रन। तो ऐसे एक कंटिन्यूटी भी होती है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सारी चीजें सोचें तो इट इज सच अ गुड आइडिया टू हैव चिल्ड्रन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इट्स सो क्रिस्प एंड आपने इतने कम शब्दों में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आई मीन एटलीस्ट आई रियली लाइक द आंसर। ऑसम, थैंक यू। वेरी गुड। ठीक है, सो अंत में लेट्स रैप अप विद द सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप यू नो वुमेन को, बोथ रूरल, अर्बन, भारत में, बाहर में, यू नो क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ सारी महिलाओं को कि आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करती हैं एंड हमें गर्व होना चाहिए उस पर। और भारत में ये परंपरा रही है कि महिलाओं की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है। और भारत में ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं था कि मतलब इक्वालिटी और ये सब था ही नहीं, ये तो बाहर से आया है। अगर हम देखें हमारे जो हीरोज है, जो है, जैसे हम झांसी की रानी ताराबाई या कोई भी ऐसे एग्जाम्पल देखें, तो ऐसे इतने सारे उदाहरण है। हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए। हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं सोसाइटी में, हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं फैमिली में, और हमें वो गर्व से एक्सेप्ट करनी चाहिए। बच्चों की जो परवरिश है वो एक माँ ही कर सकती है। माँ के जैसे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ के वूम में रहते हैं बच्चे 9 महीने के लिए, और वो सिर्फ माँ को पता होता है कि उन्हें कैसे रेज करना है। तो उसमें कुछ मतलब कम या ज्यादा या ऐसे कुछ तुलना होती ही नहीं है बिल्कुल। एज अ साइंटिस्ट, एज अ मदर, एज somebody who has 2 children, मुझे ये बहुत ही स्ट्रांगली लगता है कि इसमें कम फील करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भी करियर है, मैं भी बच्चों को देखती हूँ। तो दैट इज समथिंग मैं मतलब महिलाओं से ये प्रार्थना करूंगी कि अपने प्रायोरिटीज प्लीज जरा री एग्जामिन कीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ इक्वल दिखाने की और कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी प्रूवन एंड इट इज टाइम टेस्टेड। वाह, सो थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया आज के दिन। एंड व्यूअर्स, इसी तरह से डॉक्टर रश्मि कुलकर्णी का आपको इंटरव्यू मिलते रहेगा एंड मेनी टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग इन फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। थैंक यू सो मच शरद जी, नमस्ते।